स्वागत है आप सभी लोगों का ऑडिट चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस में। ऑडिट एविडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर ऑडिट चैप्टर नंबर 4। इसमें एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों मिला के करीब करीब 20 से 25 मार्क के आसपास का वेटेज रहता है। वो हम क्वेश्चन बैंक को देखते हुए भी समझ जाएंगे कि पर एग्जाम कितने क्वेश्चन आए हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था कि एक एग्जाम में 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आ रहे हैं। लगभग चैप्टर नंबर 4 से भी 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने वाले हैं, ठीक है, पर एग्जाम। नाउ इस चैप्टर की खासियत यह है कि ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये चैप्टर बहुत मनोरंजक है और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें इस चैप्टर में कवर्ड है, ठीक है, जो आपको ऑडिट करने के दौरान काम आती है। हम ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। ऑडिट प्रोसीजर क्यों लगाते हैं? ताकि हमें एविडेंस मिले। तो ये चैप्टर पूरा ऑडिट एविडेंस के ऊपर है, ठीक है। तो आइए बिना समय को वेस्ट करे हम ऑडिट चैप्टर नंबर 4 चालू करते हैं। ऑडिट एविडेंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा May 24 आरटीपी का क्वेश्चन है। सीए कनिका ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। कनिका ने इंजीनियरिंग लिमिटेड का बुक्स को ऑडिट किया 2022-23 के लिए। द ऑडिटर यूज्ड एन ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच ऑल द डॉक्यूमेंट्स and records maintained by the company were checked in detail to obtain audit evidence। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में चेक किया ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड बाय द ऑडिटर, कमेंट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सच एन ऑडिट प्रोसीजर इन सम सिचुएशन। आपको बताना है कि उसने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर यूज किया है और ये जो ऑडिट प्रोसीजर उन्होंने रूल यूज किया है उनकी रिलायबिलिटी, इस ऑडिट प्रोसीजर की रिलायबिलिटी क्या होती है कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में, ठीक है। तो ये एक तरफ हमारे इशारा कर रहा है कि ये बात कर रहा है डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन की, और लेकिन कुछ सिनेरियो रहता है जहां पे ये जो ऑडिट प्रोसीजर है वो उतना यूजफुल नहीं रहता है। देखते हैं हम इस आंसर में। तो इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स, इंस्पेक्शन में क्या होता है? एग्जामिन करना। क्या होता है? एग्जामिन करना। किसका? डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, चाहे वो इंटरनल डॉक्यूमेंट हो या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट हो, पेपर फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो या अदर मीडिया में हो, या फिजिकल एग्जामिनेशन करना एसेट का, ये सबको कहते हैं इंस्पेक्शन, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड, ये कंक्लूड करा जा सकता है कि कनिका ने इंस्पेक्शन ऑडिट प्रोसीजर को यूज किया है। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस ऑफ वेराइंग डिग्रीज ऑफ रिलायबिलिटी। डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करने से आपको अलग अलग डिग्री के ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड सोर्स, उनके नेचर और सोर्स के ऊपर। एंड इन द केस ऑफ इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स ओवर देयर प्रोडक्शन। और जब आप इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का, कंपनी के अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो आपको ये भी पता चलता है कि जो कंट्रोल्स लगाए थे, उन डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन के ऊपर जो कंट्रोल्स लगाए थे उनकी इफेक्टिवनेस क्या है वो भी आपको पता चलती है। एग्जाम्पल ऑफ इंस्पेक्शन यूज्ड, example of inspection used as a test of controls is inspection of records for evidence of authorization। और एक आधा एग्जांपल इन्होंने इंस्पेक्शन का ये दिया है कि आप डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हो, एग्जामिनेशन करते हो कि जो जिस बंदे को तिजोरी का ऑथराइजेशन था उसी बंदे ने तिजोरी को ओपन किया, ठीक है। तो ऑथराइजेशन, एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन के लिए आप इंस्पेक्शन करते हो रिकॉर्ड्स का, ये एक एग्जांपल है इंस्पेक्शन ऑडिट प्रोसीजर लगाने का, ठीक है। Some documents represent direct audit evidence of the existence of an asset. For example, a document constituting a financial instrument such as inventory or bond। बोलता है कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस है, जो डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस है कि ये एसेट एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। जैसे मान लो किसी कंपनी के शेयर्स, तो वो शेयर सर्टिफिकेट देख लो, तो ये डायरेक्ट एविडेंस है कि वो अब एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। इंस्पेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करने से मे नॉट नेसेसरली प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस अबाउट ओनरशिप और वैल्यू। लेकिन आपने ये तो देख लिया कि ये बॉन्ड का डॉक्यूमेंट आपने देखा, शेयर सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट आपने देखा, तो आपको ये तो पता है कि ये शेयर एग्जिस्टेंस में है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली उसका वैल्यू 31 मार्च के टाइम पे क्या है, क्योंकि वो तो केवल एक ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ओके। In addition, inspecting an executed contract may provide audit evidence relevant to the entity's application of accounting policies such as revenue recognition, ठीक है। और
कस्टमर और कंपनी के बीच में जो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ ठीक है, हम आपको 100 क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, तो ये एक एविडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ रेवेन्यू रिकग्निशन कर लो, 100 क्वांटिटी कंपनी ने कस्टमर को प्रोवाइड करी है। इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट मे प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर एग्जिस्टेंस। और आप किसी टेंजिबल एसेट मतलब बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इनका जब इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आपको इससे वेरिफिकेशन मिलता है कि हाँ ऐसी बिल्डिंग या ऐसी प्लांट एंड मशीनरी एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है, बट नॉट नेसेसरीली अबाउट द एंटिटीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। लेकिन कंपनी का बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करने से आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि वो बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का उस बिल्डिंग पे राइट या ऑब्लिगेशन है या नहीं है, और या उसका वैल्यूएशन, और उसके वैल्यूएशन को लेकर भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हो कि हाँ ये बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है। Inspection of individual inventory items may accompany the observation of inventory counting। आप जब इन्वेंट्री आइटम्स का इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आप जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग है उसको भी इसमें कवर कर सकते हो। तो ये वो बता रहा है आपको कि इंस्पेक्शन जो है वो कहाँ-कहाँ पे यूज़फुल रह सकता है, कहाँ-कहाँ पे इतना यूज़फुल नहीं रह सकता है। तो उसने आपको ये बताया कि बिल्डिंग को आप जब इंस्पेक्शन कर रहे हो तो यू विल गेट टू नो अबाउट द एक्जिस्टेंस असर्शन, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन असर्शन। इसके लिए इंस्पेक्शन के कुछ लिमिटेशंस है, वो आपको इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मे 2024 आरटीपी का क्वेश्चन है। सीएजे इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ जेमिनी लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स। ठीक है, जेमिनी काय में एंगेज्ड है? फार्मा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में एंगेज्ड है। द कंपनी इज फेयरली लार्जली वन एंड हैज अ वेल फंक्शनिंग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, कंपनी का एक बहुत बढ़िया इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। while considering sending out external confirmation request to trade receivable outstanding as on the date of the financial statements, CAG has delegated the process of choosing trade receivables, designing request and receiving response to the internal audit department। CA ने क्या किया? एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर उसको लगाने हैं और उसकी जिम्मेदारी उसने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वालों को दे दी कि तुम रिस्पॉन्स क्रिएट करो, तुम रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करो, तुम उनको रिक्वेस्ट भेजो, तुम फॉलोअप लेके उनसे कंफर्मेशन मंगाओ। द रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो रिसीव्ड ऑन द मेल आईडी ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। और रिस्पॉन्सेज कहाँ रिसीव हुए? डायरेक्टली इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के मेल आईडी पे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कोई मेल आईडी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली जो कस्टमर ने रिस्पॉन्स दिया वो किसको दिया? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को। क्या सीए का अप्रोच बराबर है? ये आपको बताना है। When using external confirmation procedures, auditor shall maintain control over external confirmation request including। वो ऐसे 505 क्या बोलता है कि जब आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को यूज कर रहे हो तो ऑडिटर का पूरा कंट्रोल होना चाहिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के ऊपर, इंक्लूडिंग determining the information to be confirmed। काय पे कंट्रोल होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कंफर्म करनी है, किस चीज के लिए आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहते हो, है ना। तो डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, जो इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है वो डिटरमाइन करिए। सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। ठीक है, किससे कंफर्म करनी है वो पार्टी को आप सिलेक्ट करिए। डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, किस तरीके से आप उनसे रिक्वेस्ट मांगोगे वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आप डिजाइन करिए। इंक्लूडिंग determining that requests are properly addressed and contain written information for responses to be sent directly to the auditor। ठीक है, जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉपरली एड्रेस्ड रहनी चाहिए, मतलब मेल आईडी प्रॉपर रहना चाहिए उसमें जिसको आप भेज रहे हो, या उनका एड्रेस बराबर रहना चाहिए। उसके अलावा जो भी उन्होंने रिटर्न इंफॉर्मेशन आपको दी है उसका रिस्पॉन्स भी डायरेक्टली ऑडिटर को आना चाहिए। एंड लास्ट, सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल टू द कंफर्मिंग पार्टी। कंफर्मिंग पार्टी को रिक्वेस्ट भेजना या फिर फॉलो अप रिक्वेस्ट भेजना, इसमें भी आपका कंट्रोल रहना चाहिए। ये चारों चीजें में किसका कंट्रोल रहना चाहिए? स्टैट्यूटरी ऑडिटर का। In the given case, it appears that external auditor has delegated entire work of sending out etc to internal audit department, और इसी कारण से ठीक है फर्दर रिस्पॉन्सेज जो है वो डायरेक्टली मेल आईडी पे आ रहे हैं इंटरनल डिपार्टमेंट के। ऑल दिस एक्ट्स आर नॉट इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसएस 505। समझा कितना सिंपल क्वेश्चन है? मई 24 के आरटीपी का क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें हमको सिंपल से लिखना है कि कंफर्मिंग पार्टी को आइडेंटिफाई करना, क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करना वो आइडेंटिफाई करना, रिक्वेस्ट बनाना, ठीक है, और अल्टीमेटली रिक्वेस्ट को भेजना, ये सब की सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे आपका कंट्रोल रहना चाहिए।
Question number 3. The newly appointed auditor of BTN Limited wants to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balances contain misstatement. उसको क्या चाहिए कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, मतलब जो कंपैरेटिव बैलेंसेस है, राइट। जैसे कि हम साल का ऑडिट कर रहे हैं 2025-26, तो 2024-25 के जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है ना, उसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंसेस, राइट ना। मान लो पीपी इस साल के अंत में है 26 करोड़, है ना, और पिछले साल के अंत में था 20 करोड़, तो इस साल का ओपनिंग क्या हुआ, पिछले साल का जो अंत का फिगर है वो इस साल का ओपनिंग फिगर है, उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। तो उसको है ना ओपनिंग बैलेंसेस को लेके एविडेंस इकट्ठा करना है कि क्या उनमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो मटेरियली अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। बताइए इस पर्पस के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर बीटीएन लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट अप्लाई करेगा। सिंपल है। द न्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर शैल रीड द मोस्ट रिटन रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको क्या करना है, जो भी सबसे ज्यादा रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको रीड करना है। एंड द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट, और अगर पिछले साल का ऑडिटर कोई और था तो उसकी रिपोर्ट भी उसको पढ़ना है। तो दो चीजें करना है, एक तो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पिछले साल के ऑडिटर की रिपोर्ट। Thereon, if any, for information relevant to opening balances, including disclosures. The auditor of BTN Limited shall obtain audit evidence about whether the opening balances materially affect current period financial statements. और इसके लिए वो क्या करेगा, नीचे दिए गए प्रोसीजर अप्लाई करेगा। पहला, determining whether the prior period's closing balances have been correctly brought forward to the current period. सबसे पहला ये देखो कि पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो इस साल करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है या नहीं है, इस साल बराबर तरीके से ब्रॉड फॉरवर्ड करे गए हैं या नहीं करे गए, ठीक है। और व्हेन अप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड, और जब भी जरूरी है सारे एडजस्टमेंट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करंट ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट्स है वो प्रायर पीरियड आइटम बोल के डिस्क्लोज हो गए हैं या नहीं हुए। तो ये पहला पॉइंट था कि बराबर तरीके से ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, डिटरमाइनिंग वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो ओपनिंग बैलेंसेस है उनमें प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज लगी हुई है, मतलब इस साल की अकाउंटिंग पॉलिसी और ओपनिंग बैलेंसेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो सेम होनी चाहिए। परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब नीचे दिए गए तीनों में से एक या सारे परफॉर्म करो, तुम्हारी इच्छा। पहला, वेयर द प्रायर पीयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड पर यूजिंग द कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड थे तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज आप यूज करिए, पढ़िए, इंक्लूडिंग अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इवेल्युएटिंग वेदर द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रिलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंसेस। इस साल जो आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करी है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, क्या वो ऑडिट प्रोसीजर से आपको ओपनिंग बैलेंसेस को लेके एविडेंस मिल रहा है। और परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। और अगर आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है करंट पीरियड पे जो आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं उससे आपको ओपनिंग बैलेंसेस को लेके एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो ओपनिंग बैलेंसेस को लेके आप सेपरेटली नए एविडेंस और नए ऑडिट प्रोसीजर लगाइए ताकि आपको ओपनिंग बैलेंसेस को लेके एविडेंस मिले। तो सिंपल है, उसको कुछ नहीं करना है, देखना है कि करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी सेम है क्या, और उसके अलावा उसको देखना है कि जो प्रायर पीरियड के स्टेटमेंट्स है अगर वो ऑडिटेड है तो उसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज यूज करनी है। अगर इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो ऑडिट प्रोसीजर हमने लगाए हैं उससे अगर हमको ओपनिंग बैलेंसेस को लेके एविडेंस नहीं मिल रहे तो हम ओपनिंग बैलेंसेस को लेके नए ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे ताकि हमको एविडेंस मिले। क्वेश्चन नंबर 4, SPR Limited has been into the media business since 2001. During the financial year 22-23, many notices were received by the company for hurting public sentiments. कंपनी को बहुत सारी नोटिसेस मिली पब्लिक सेंटीमेंट्स को हर्ट करने के लिए। एंड फाइनेंशियल क्लेम्स वर फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी, और कंपनी के अगेंस्ट फाइनेंशियल क्लेम्स फाइल हुए थे। एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी यू रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट फॉर अरेंजिंग द मीटिंग विद द कंपनीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। आपने मैनेजमेंट को बोला कि मेरे को आपके लीगल काउंसिल से बात करनी है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करनी है। मैनेजमेंट का व्यू ये है कि सच मीटिंग्स आर नेसेसरी इन सर्कमस्टेंसेज ओनली, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेज ओनली। कैन यू लिस्ट डाउन सच सर्कमस्टेंसेज। मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बोला कि कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज है, जो सर्कमस्टेंसेज अगर होते हैं तो ही आप ऐसी रिक्वेस्ट हमें कर सकते हो कि आपको हमें हमारे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलना है, उसके अलावा हम आपको मिलने नहीं देंगे। बताइए वो सर्कमस्टेंसेस क्या है, बताइए वो सर्कमस्टेंसेस क्या है।
सर्कमस्टेंसेस व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी टू मीट द कंपनीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ठीक है, उनमें एग्जांपल्स ये है, द ऑडिट सॉरी इन द गिवन केस ऑफ एसपीआर लिमिटेड ऑडिटर रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट फॉर मीटिंग, ठीक है, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर में आल्सो जज it necessary to meet the entity's external legal counsel to discuss the likely outcome of litigations. This may be the case, for example, where the auditor determines that the matter is of significant risk. जो मैटर है, जिस मैटर के लिए ऑडिटर को एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलना है, वो मैटर में सिग्निफिकेंट रिस्क है. द मैटर इज कॉम्प्लेक्स, वो मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. दिस देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल. और कुछ मैटर को लेके अगर कंपनी के मैनेजमेंट में और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल में डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट है, तो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलना है. तो ये कुछ 3 सर्कमस्टेंसेस है जहां पे आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे आपके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलना है. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5. Quality Products Limited is engaged in the manufacturing of bicycles. As part of manufacturing activities, it sends raw material to some business entities and procures finished components from them. ठीक है, as on 31st March 2024, inventories lying with such business entities are material. मतलब थर्ड पार्टी के पास में आपकी इन्वेंट्रीज है और वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में है. Being the statutory auditor of Quality Products Limited, how you will obtain audit evidence regarding existence and condition of inventories lying with such business entities. ये जो थर्ड पार्टीज है, इनके पास में जो आपकी इन्वेंट्री लाई कर रही है, ठीक है, उनकी एग्जिस्टेंस और कंडीशंस को लेके आप कैसे एविडेंस इकट्ठा करोगे. ठीक है, सिंपल है. इन अकॉर्डेंस विद एसएसएफ 501, ठीक है, ये ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स. मतलब इसमें इन्वेंट्री है, लिटिगेशन और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन थी. व्हेन इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी ऑफ अ थर्ड पार्टी इज मटेरियल, अगर कोई इन्वेंट्री जो किसी थर्ड पार्टी की कस्टडी में है वो मटेरियल है, टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री. तो ऑडिटर को कंपल्सरीली एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा कि वो जो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास में है उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन बराबर है या नहीं है, बाय परफॉर्मिंग वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, नीचे दिए गए एक या सारे परफॉर्म करके आपको मिलेगा. पहला, कंफर्मेशन ले लो, थर्ड पार्टी से हाथ जोड़ के कंफर्मेशन ले लो. रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज टू द क्वांटिटीज एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी. एंटिटी के बिहाफ में जो उन्होंने इन्वेंट्री हेल्ड करी है उसकी क्वांटिटी कितनी है और कंडीशन कैसी है, इसको लेके एक कंफर्मेशन आप थर्ड पार्टी से ले लो. परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस. इंस्पेक्शन या दूसरे ऑडिट प्रोसीजर जो सर्कमस्टेंसेस में अप्रोप्रिएट है वो आपको परफॉर्म करने हैं. अदर ऑडिट प्रोसीजर में इंक्लूड, ठीक है, अदर ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या होगा, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी. कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन बना होगा ना, जब कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी को दी है तो वो डॉक्यूमेंटेशन को इंस्पेक्ट कर लो. रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंट्रीज हैज बीन प्लेज्ड एज कोलेटरल. अगर कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को किसी बैंक में प्लेज किया है और उसके बदले बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लिया है, तो उस बैंक से मतलब उस अदर पार्टी से आप रिक्वेस्ट कर लो कि हमारी कंपनी की ऐसी ऐसी इन्वेंट्रीज आपके पास में प्लेज्ड है. अटेंडिंग और अरेंजिंग फॉर अनदर ऑडिटर टू अटेंड द थर्ड पार्टीज फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री इफ प्रैक्टिकेबल. जिस थर्ड पार्टी के पास में आपकी इन्वेंट्री पड़ी है उसके पास में जाके अटेंड कर लो कि वो जब फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहा है तो आप उस प्रोसीजर को देख सकते हो. ऑब्टेनिंग अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट और अ सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट on the adequacy of third parties internal control for ensuring that inventory is properly counted and adequately safeguarded. अभी क्या होगा, वो जो थर्ड पार्टी है जिसके पास में कंपनी की इन्वेंट्री पड़ी है उसका जो ऑडिटर है उससे एक रिपोर्ट ले लो कि उस कंपनी में, उस थर्ड पार्टी में प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स है कि मेरी कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो प्रॉपर्ली सेफगार्डेड रहेगी और टाइम टू टाइम उसकी काउंटिंग होती रहेगी, उसकी क्वांटिटी बराबर काउंट होती रहेगी. इस तरीके से आप ऐसे 501 में प्रोसीजर लगाओगे. जब कंपनी की इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, पहला आप कंफर्मेशन लोगे, ठीक है, फिर आप इंस्पेक्शन या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगे. उसके अलावा अदर ऑडिट प्रोसीजर में क्या हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट चेक करोगे, जो थर्ड पार्टी को जब अपनी इन्वेंट्री भेजी थी कुछ डॉक्यूमेंट तो बना होगा. उसके बाद में आप अदर पार्टी से मतलब बैंक वगैरह से आप कंफर्मेशन ले लोगे जहां पे आपकी कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को प्लेज किया था. उसके अलावा आप थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसेस को अटेंड कर लोगे और थर्ड पार्टी के जो ऑडिटर है उससे रिपोर्ट ले लोगे कि वो जो थर्ड पार्टी है जहां पे कंपनी की इन्वेंट्री लाइंग है उसमें इंटरनल कंट्रोल अच्छे है और हमारी कंपनी की इन्वेंट्री वहां पे प्रॉपर्ली सेफगार्ड हो रही है. क्वेश्चन नंबर, सीए मुकुल इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ बीज लिमिटेड, अ लार्ज कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एफएमसीजी गुड्स. After assessing
internal audit function of the company, Mukul decided to use internal auditor of the company to provide direct assistance. अब वो बोलता है कि मेरे को डायरेक्ट असिस्टेंस चाहिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का, मतलब बंधुआ मजदूर, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर द रेलेवेंट एसे। पहले तो बताइए डायरेक्ट असिस्टेंस होता क्या है। Also comment whether prior to use of internal audit for direct assistance for the purpose of audit, CA Mukul is required to obtain any written agreements or not. डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के पहले क्या कोई रिटर्न एग्रीमेंट्स बनाना पड़ता है या नहीं पड़ता है मुकुल को। गिव एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीजर्स इन विच सीए मुकुल शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। और ऐसे कौन सी एरियाज हैं जहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस का यूज मुकुल नहीं ले सकता ऑडिट के दौरान। As per SA 610, using the work of internal auditor, direct assistance refers to the use of internal auditors to perform audit procedures under the direction, supervision and review of external auditor. डायरेक्ट असिस्टेंस क्या होता है कि यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर का इस्तेमाल करना ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटर ने उसको हायर कर लिया कि मेरे बदले का काम तू करेगा और मैं देखूंगा कि तू बराबर कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रायर टू द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर को यूज करने के पहले डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट सीए मुकुल द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर का यूज करने के पहले डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए इंटरनल ऑडिटर का यूज करने के पहले उसको क्या क्या कर लेना चाहिए। पहला, एक रिटन एग्रीमेंट उसको लेना चाहिए from an authorized representative of the entity that the internal auditors will be allowed to follow the external auditors instructions. एक रिटन एग्रीमेंट ले लो एंटिटी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से, एक रिटन एग्रीमेंट ले लो कि इंटरनल ऑडिटर को वो अलाउ करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उनको कोई आपत्ति तो नहीं है। ऑब्टेन रिटन एग्रीमेंट from an authorized representative of the entity that the internal auditors will be allowed to follow the external auditor's instruction and the entity will not intervene in the work of internal auditor, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर के काम में एंटिटी इंटरवेन नहीं करेगी। एंड ऑब्टेन रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर से एक रिटन एग्रीमेंट ऑब्टेन कर लीजिए दैट दे विल कीप कॉन्फिडेंशियल स्पेसिफिक मैटर्स एज इंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर उनको जो भी मैटर्स बोलता है कि इस पे चुप रहना, किसी को कुछ बोलना मत, ठीक है। तो ये वो लोग उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ऐसा एक एग्रीमेंट इंटरनल ऑडिटर से आप ले लो एंड इन्फॉर्म द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ एनी थ्रेट टू देयर ऑब्जेक्टिविटी। और वो एक्सटर्नल ऑडिटर को इन्फॉर्म करेंगे कि उनकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर अगर कोई भी थ्रेट आया तो इमीडिएटली वो पहले एक्सटर्नल ऑडिटर को इन्फॉर्म करेंगे। ऐसा एक रिटन एग्रीमेंट आप इंटरनल ऑडिटर से ले लो। ये दो रिटन एग्रीमेंट आपको लेना है, एक आप मैनेजमेंट से लोगे और एक आप इंटरनल ऑडिटर से लोगे। एग्जांपल्स टू प्रोसीजर, अब कौन से ऐसे प्रोसीजर्स है जहां पे आप डायरेक्ट असिस्टेंस का यूज नहीं कर सकते हो। प्रोसीजर्स विच इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाना है वहां पे आप डायरेक्ट असिस्टेंस को हम लोग डीए बोलेंगे, डीए का यूज नहीं कर सकते हो। प्रोसीजर्स रिलेटेड टू हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट where the judgment required in performing the audit procedures or evaluating the evidences gathered is more than limited. ऐसी एरियाज आपके ऑडिट में होगी जहां पे आपका ROMM बहुत हाई होगा, वैसी एरियाज के लिए आप इंटरनल ऑडिटर का डीए नहीं यूज करो क्योंकि वहां पे जजमेंट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू वर्क विथ विच इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व, ऐसा काम का आप जब ऐसे काम को आप जब चेक कर रहे हो, मान लो पीपी की बात करते हैं, ठीक है। पीपी के ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो और पीपी में बहुत सारे जो काम है वो इंटरनल ऑडिटर ने कर रखे थे मैनेजमेंट के बिहाफ में। तो ऐसा हो गया ना कि आप इंटरनल ऑडिटर काम चेक कर रहे हो और इंटरनल ऑडिटर को ही बोल रहे हो कि हमको असिस्टेंस प्रोवाइड करो इस काम को चेक करने के लिए। दैट मीन्स जिसने उस काम का परफॉर्म किया उसी को आप बोल रहे हो उसको चेक कर। इसके लिए जो काम में, जो वर्क में इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व है उस वर्क पे अगर आप प्रोसीजर लगा रहे हो तो आप इंटरनल ऑडिटर का डीए नहीं यूज कर सकते। Procedures relating to the work with which internal auditors have been involved and which have already been or will be reported to management or TCWG by the internal audit function, जो वर्क को लेके ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने TCWG को या मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दिया था, वैसे वर्क का अगर आप वैसे वर्क पे अगर आप प्रोसीजर लगा रहे हो तो आप डीए यूज नहीं कर सकते। या फिर प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द डिसीजंस द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस ऐसे 610 के हिसाब से
ऐसे 610 में आप जो भी डिसीजंस बना रहे हो, ऐसे 610 के अकॉर्डेंस में आप जो भी डिसीजंस बना रहे हो, उन डिसीजंस बनाने के लिए आप इंटर ऑडिटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो डिसीजन बनाने के लिए आप डीए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेप लिमिटेड प्रेजेंटेड इट्स एफएस for the year 23-24 to its auditor for expressing an opinion thereon. The auditor, while carrying out audit, started comparing various items of P&L of the year under the audit with previous financial year. वो क्या कर रहे हैं, इस साल के P&L के जितने भी आइटम्स है उसको पिछले साल के P&L के आइटम से वो कंपेयर कर रहा है। ठीक है। वॉट इज द ऑडिटर ट्राइंग टू अचीव बाई कैरिंग आउट दिस कंपेरिजन? बताइए ऑडिटर ऐसे कंपेरिजन करके ऑडिटर को क्या अचीव हो जाएगा? ये May 25 आरटीपी का क्वेश्चन है। पर्पज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कंपैरिजन। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या होता है, हम कंपैरिजंस का यूज करते हैं, हम रिलेशनशिप्स का यूज करते हैं टू असेस वेदर अकाउंट बैलेंसेस और अदर डेटा अपीयर रीजनेबल। हम कंपैरिजंस और रिलेशनशिप्स का यूज करके देखते हैं कि जो अकाउंट बैलेंसेस का डेटा है या दूसरे डेटा है वो रीजनेबल लग रहे हैं या नहीं लग रहे। द ऑडिटर ऑफ ग्रेप लिमिटेड वुड अचीव द फॉलोइंग बाय कैरिंग आउट कंपैरिजन। अब वो क्या क्या अचीव करेगा वो हम देखते हैं। पहला, इफ बैलेंसेस included in the statement of P&L of an entity are compared with those contained in the statement of P&L with that of the previous period, it would be possible to find out the reasons for increase or decrease in the amount of profit of those years. पहला मदद क्या होगी कि दोनों साल के प्रॉफिट्स में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है उसके रीजंस आपको पता चल जाएंगे अगर आप उनके इंडिविजुअल आइटम्स को कंपेयर कर रहे हो तो। बाय सेटिंग अप सर्टेन एक्सपेंस रेशियोज on the basis of the balances included in the statement of P&L for the year under audit, comparing them with the same ratios of the previous year. आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेंस रेशियो बना रहे हो। मान लो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो है ना, सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप रेशियो का चैप्टर नंबर 3 पे पढ़ा होगा, उसमें आप तरह तरह के रेशियो देखते हो। तो आपने कुछ रेशियोज डेराइव किए ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आप सेम रेशियो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डिराइव कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। उससे क्या होगा, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा टू असर्टन द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू सेल्स एंड दैट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट इन रिलेशन टू सेल्स। आपको सेल्स से रिलेशन में बहुत सारे आइटम्स का इंक्रीज डिक्रीज का रीजन आपको समझ में आएगा। इफ डिफरेंसेस आर फाउंड टू बी मटेरियल, अगर ये डिफरेंसेस मटेरियल मिले आपको, ये जो डिफरेंसेस है वो काफी मटेरियल मिल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, ऑडिटर वुड असर्टन द रीजंस देयर ऑफ, कि क्या रीजंस है डिफरेंसेस के, एंड असेस वेदर द अकाउंट्स हैव बीन मैनिपुलेटेड टू इन्फ्लेट और सप्रेस द प्रॉफिट। क्या अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया गया है प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के लिए या फिर डिफ्लेट करने के लिए। It may help the existence of unusual transactions or events or amounts. आप कंपैरिजन करके एक और फायदा आपको होगा कि जो भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो 10 था पिछले साल और एम्प्लॉय भी 10 ही थे, इस साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया 200, लेकिन एम्प्लॉय तो 10 ही है, एम्प्लॉय सेम है लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है वो 2000% से बढ़ गया। तो आपको ये बहुत अनयूजुअल ट्रांजैक्शन लग रहा है, आपको हेल्प होगा आइडेंटिफाई करने में unusual transaction का existence, events and amounts, ratios and trends that might indicate matters that have audit implications. ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म होता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होगा इस पर्टिकुलर केस में। क्वेश्चन नंबर 8, CAZ द ऑडिटर ऑफ MNO लिमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट असेसेस ROMM रिगार्डिंग द लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द कंपनी। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ROMM असेस कर रहा है लिटिगेशन और क्लेम्स के आइटम के ऊपर कि कितना इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। CAZ इज नॉट कन्विंस्ड विद द मैनेजमेंट्स एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द लिटिगेशन एंड क्लेम। वो कन्विंस्ड नहीं है कि मैनेजमेंट मुझे जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये लिटिगेशन और क्लेम जो एंटिटी के पेंडिंग है, इस पे जो एक्सप्लेनेशन मेरे को मैनेजमेंट दे रहा है, मैं उन एक्सप्लेनेशन से कम कन्विंस्ड नहीं हूँ, मैं उन एक्सप्लेनेशन से कन्विंस्ड नहीं हूँ। इट इज कंसिडर्ड अनलाइकली, ये बहुत अनलाइकली लग रहा है दैट द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल विल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू अ लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी। ये बहुत अनलाइकली लग रहा है कि जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो ऑडिटर के जो लेटर है उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। The auditor sent a letter of specific inquiry requesting the entity's legal counsel to communicate directly with the auditor. अब उसने क्या किया, एक specific letter of inquiry उसको भेज दिया। List out the inclusions in the letter of specific inquiries. बताइए letter of specific inquiries में आप क्या क्या include करोगे। In certain circumstances, the auditor may judge it necessary
टू मीट द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू डिस्कस द लाइकली आउटकम ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम। अब कुछ सर्कमस्टेंसेस में उसको जरूरी लगता है कि मेरे को एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं लाइकली आउटकम डिस्कस कर सकूं जो भी लिटिगेशन और क्लेम कंपनी के चल रहे हैं। व्हाट विल बी द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी इफ मैनेजर रिफ्यूजेस टू गिव परमिशन टू द ऑडिटर टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अब बताइए कि आपकी रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है कि मेरे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बिल्कुल मिलना मत, सोचना भी मत मिलने की। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। पहला तो आपको ये बताना है कि आपकी रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी। उसके बाद में बताना है कि ये जो स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी है इसके इंक्लूजन्स क्या है, क्या क्या आप स्पेसिफिक लेटर इंक्वायरी में क्या क्या इंक्लूड करोगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है एग्जाम में, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली ये एक लाइन क्वेश्चन है, उसके अलावा ये एक लाइन क्वेश्चन है। देखते हैं, पहले देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा। पहला, अ लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, ठीक है, जितनी भी लिटिगेशन और क्लेम्स की लिस्ट आपके पास में है कंपनी को लेके, वो पूरी लिस्ट आप स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी में डाल दोगे। Where available, management's assessment of the outcome of each of the identified litigation and claim and its estimate of the financial implications including cost involved। ठीक है, अगर आपके पास मैनेजमेंट का असेसमेंट है कि मैनेजमेंट क्या असेसमेंट कर रहा है हर एक लिटिगेशन और क्लेम पे, मैनेजमेंट क्या असेसमेंट कर रहा है कि वो केस को कंपनी जीतेगी या हारेगी, अगर हारेगी तो कितना कंपनी को आउटफ्लो होगा पैसों का। तो वेयर अवेलेबल, जहां पे भी अवेलेबल हो, मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ द ईच आइडेंटिफाइड लिटिगेशन एंड क्लेम एंड मैनेजमेंट का एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस केसेस इंक्लूडिंग कितना कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होगा। And a request that the entity's external legal counsel confirms the reasonableness of the management's assessment। पहले एक तीसरी चीज में आप क्या बोलोगे कि मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने सेकंड वाले पार्ट में मैनेजमेंट का असेसमेंट आपको मेंशन किया है हर एक केस के लिए, आप उस पर अपनी टिप्पणी करिए कि मैनेजमेंट का असेसमेंट रीजनेबल है या वो बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, a request that the entity's external legal counsel confirms the reasonableness of management's assessment and provide the auditor और auditor को provide करे further information if the list is considered to be incomplete या फिर incorrect। जो लिस्ट मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में दी थी कि इतने लिटिगेशन कंपनी के चालू है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो लिस्ट इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ और लिटिगेशन आने चाहिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप मुझे वो लिटिगेशन बता दीजिए। ठीक है, ये तीन चीजें आपके स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी में इंक्लूड होगी। इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर में आल्सो जज इन टू मीट, ठीक है, ये वो फैक्ट ऑफ द केस है। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है कि मेरे इससे मिलना भी मत, बिल्कुल भी सोचना भी मत, या फिर रिफ्यूजेस टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएट लेटर ऑफ इंक्वायरी और इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्पॉन्स, ठीक है, तो क्या करेगा वो। अब एंड द ऑडिटर, यहां से हमको पढ़ना है, एंड द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है और अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बावजूद ऑडिटर को प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है। ये उसकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्टरनेटिवली इफ द ऑडिटर इज एबल टू परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, मान लो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म कर पा रहा है और उसको सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल पा रहा है इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, तो एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दे, बिल्कुल मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, अगर मिल पा रहा है तो ठीक है, नहीं मिल पा रहा है तो फिर मॉडिफाई कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मेसर्स PSR and associates are the auditors of the Saturn Hotel, a chain of 5-star hotels. Since the nature of their business is prone to frauds, the company has appointed internal auditors at various locations। कंपनी ने बहुत सारे लोकेशन पे इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट किया है। Company has also devised a system of effective and efficient internal controls। The auditor Messrs PSR and Associates wants to use the work of the internal auditors in order to ensure the effectiveness। What kind of coordination should be there between the external auditor and internal audit function। बताइए इंटरनल ऑडिट फंक्शन में और एक्सटर्नल ऑडिट फंक्शन में क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये May 24 एग्जाम का क्वेश्चन है। अब हमारा आरटीपी का सेगमेंट खत्म हो गया, हम एग्जाम क्वेश्चंस में आ चुके हैं। इसके पहले भी हमने पढ़ा था, वो May 24 एग्जाम क्वेश्चन था। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो आरटीपी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बेसिकली 2 क्वेश्चन हम May 24 के भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर है, कोऑर्डिनेट बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल फंक्शन इज इफेक्टिव व्हेन। दोनों में कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव होता है जब, फॉर एग्जांपल, डिस्कशन टेक प्लेस एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, अप्रोप्रिएट इंटरवल्स में मतलब मान लो हर हफ्ते में या हर 15 दिन में आपके डिस्कशंस हो रहे हैं उनसे, तब आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है और आपको काफी हेल्प उससे होता है।
The external auditor informs the internal audit function of significant matters that may affect the function. एक्सटर्नल ऑडिट फंक्शन जो है वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इन्फॉर्म करता है कि क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर होंगे जो उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करेंगे, ताकि वो बराबर तरीके से फंक्शन कर पाए। ये दोनों चीजों से आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त रहता है। एक कि आप अप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, डिस्कशंस कर रहे हो, और एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को इन्फॉर्म करता है ऐसे मैटर्स का जो उसके फंक्शन पे इफेक्ट करेंगे। तीसरा, the external auditor is advised of and has access to the relevant reports of the internal audit function. external auditor के पास में internal audit function के सारे reports है and is informed of any significant matters that come to the attention of the function when such matters affect the work of external auditor, so that the external auditor is able to consider the implication of such matters for the audit engagement. अब तीसरा पॉइंट सिंपल है कि एक्सटर्नल ऑडिटर के पास में इंटरनल ऑडिट फंक्शन के सारे रिपोर्ट्स का एक्सेस है, प्लस जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स इंटरनल ऑडिट फंक्शन को अपने काम के दौरान मालूम पड़ा था, जो मैटर्स का एक्सटर्नल ऑडिटर के फंक्शन पे, एक्सटर्नल ऑडिटर के काम पे डेफिनेटली इंपैक्ट रहेगा, ऐसे मैटर्स इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने एक्सटर्नल ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दिए हैं, ताकि वो अप्रोप्रिएटली अपने ऑडिट को सही तरीके से प्लान कर सके। ठीक है, ये तीन चीजें रहेगी तो आपस में कोऑर्डिनेशन इंटरनल ऑडिट फंक्शन का और एक्सटर्नल ऑडिट फंक्शन का बहुत सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, Messrs. KLM and Company, Chartered Accountants, a partnership firm, while designing test of controls and test of details in MN Limited, has to determine the items for testing that can be effective in meeting the purpose of audit procedures. ठीक है, उसको क्या करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा रहा था, वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा रहा था। ठीक है, उसको डिटरमाइन करना है कि कौन से आइटम्स मैं टेस्टिंग के लिए लूँ जिसके कारण बहुत इफेक्टिव मेरे को आउटकम मिले। For this, they decided to select specific items from a population, state the factors that can be considered by the audit firm for selecting specific items from a population, and also state the specific items that can be included for such testing. जब आप पॉपुलेशन में से स्पेसिफिक आइटम टेस्टिंग के लिए निकाल रहे हो तो बताइए क्या मैटर्स ऑडिट फर्म को कंसिडर करना चाहिए जब वो ये सिलेक्शन कर रहा है। The auditor may decide to select specific items from a population. In making this decision, factors that may be relevant include, ये डिसीजन बनाते वक्त क्या फैक्टर्स रेलेवेंट होंगे, द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, ऑडिटर की एंटिटी को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है, द असेस्ड ROMM, ठीक है, ROMM असेस्ड क्या है, एक तो पहला क्या बोला, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग क्या है एंटिटी को लेके, दूसरा क्या बोला, द असेस्ड ROMM क्या है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन क्या है। ये तीन चीज को देख के आप स्पेसिफिक आइटम सिलेक्ट जरूर करना। एक तो आपका ROMM का असेसमेंट क्या है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है एंटिटी को लेके। स्पेसिफिक आइटम्स सिलेक्टेड में इंक्लूड, जो स्पेसिफिक आइटम्स वो सिलेक्ट करेगा उनमें क्या क्या हो सकता है। पहले तो हाई वैल्यू आइटम जरूर सिलेक्ट करना, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के। तो ऑडिटर मे डिसाइड टू सिलेक्ट स्पेसिफिक आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन बिकॉज दे आर ऑफ हाई वैल्यू, क्योंकि वो हाई वैल्यू के है, और एग्जिबिट सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर उनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है। ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर तो जरूर आइटम सिलेक्ट करना। द ऑडिटर मे डिसाइड टू एग्जामिन आइटम्स हुज रिकॉर्डेड वैल्यूज exceed a certain amount so as to verify a large proportion of the total amount of class of transaction और account balance, ताकि आप एक large proportion of total value चेक कर पाओ। इसके लिए एक सर्टन अमाउंट आपने मटेरियलिटी सिलेक्ट कर ली, अब इस मटेरियलिटी के ऊपर के जितने भी अमाउंट है वो डेफिनेटली आप टेस्टिंग के लिए लेना। और तीसरा, आइटम्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, द ऑडिटर मे एग्जामिन आइटम्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट मैटर्स सच एज द नेचर ऑफ द एंटिटी और द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। एंटिटी का नेचर जानने के लिए, ट्रांजेक्शन का नेचर जानने के लिए आप कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्टेन करना है, उसके लिए स्पेसिफिक आइटम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप तीन तरीके से आप डेफिनेटली आइटम्स अपने इसमें इंक्लूड करना, एक तो हाई वैल्यू आइटम, एक आइटम्स अबाउट सर्टेन अमाउंट, और आइटम्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 11, XY and Associates are auditors of PQR Limited, which provides electrical components on project basis. ठीक है, PQR Limited क्या करती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट बेसिस पे। The purchases are huge and the auditor wants to make sure that all the purchases made during the period are recorded and there is no understatement or overstatement. ऑडिटर को देखना है कि सारे purchases recorded है, कोई understatement या overstatement नहीं है। For this purpose, the audit team have performed procedures like cut-off test, correct treatment of goods in transit,
while obtaining written representation and performing analytical procedure. ये सब प्रोसीजर ऑडिट टीम ने परफॉर्म किए हैं. What are the analytical procedures required to be performed to obtain audit evidence as to the overall reasonableness of purchase quantity? आप बताइए कि आप क्या एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो परचेज क्वांटिटी है, परचेज की प्राइस है, वो रीजनेबल है या नहीं है. ठीक है. The auditor should perform analytical procedures to obtain audit evidence as to the overall reasonableness of purchase quantity and price which may include. ठीक है. ऑडिटर को एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करनी चाहिए ताकि उसको एविडेंस मिले कि जो भी परचेस क्वांटिटी है, परचेस प्राइस है, वो रीजनेबल है या नहीं है. अब उसके लिए वो क्या परफॉर्म करेगा? पहला कंजम्पशन एनालिसिस, दूसरा स्टॉक कंजम्पशन एनालिसिस. कंजम्पशन एनालिसिस में वो क्या परफॉर्म करेगा? ऑडिटर शुड स्क्रूटनाइज raw material consumed as per manufacturing account and compare the same with previous year with closing stock and ask for the reasons for management if any significant variations are found. कंजम्पशन एनालिसिस बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है? आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से देखना है कि जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया था इस साल, ठीक है, और उसको कंपेयर करना है पिछले साल के क्लोजिंग अकाउंट से, मतलब पिछले साल कितना कंज्यूम किया था उससे. ठीक है. एंड अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो मैनेजमेंट से उसकी रीजन पूछने. स्टॉक कंजम्पशन एनालिसिस, ऑडिटर टू कलेक्ट द रिपोर्ट्स from management for composition of stock, that is raw material as a percentage of total stock, and compare the same with previous year and ask for reasons if any significant variation. स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस मतलब क्या होता है कि आपके पास में जितना भी स्टॉक है उसमें से रॉ मटेरियल कितना है, WIP कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो रेशियो बनता है. मान लो 100 का स्टॉक है, 40 रॉ मटेरियल है, 30 फिनिश गुड्स है और 30 वर्किंग प्रोग्रेस है. तो 40 डिवाइड बाय 100 ये हो गया आपका रॉ मटेरियल का कंपोजिशन. और आपको ये कंपोजिशन चेक करना है पिछले साल से कि पिछले साल का कंपोजिशन क्या था, और अगर बहुत वेरिएशन है तो आपको मैनेजमेंट से रीजन पूछना है. फिर तीसरा आप यूज करोगे रेशियोज. तो पहला कंजम्पशन एनालिसिस, दूसरा स्टॉक कंजम्पशन एनालिसिस, तीसरा रेशियोज. ऑडिटर शुड कंपेयर द क्रेडिट टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर द करंट ईयर विद प्रीवियस ईयर. इस साल का स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, पिछले साल का स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिट टर्नओवर रेशियो को आपस में कंपेयर करना है. क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन, ऑडिटर शुड रिव्यू क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद ओपनिंग स्टॉक परचेज एंड कंजम्पशन. ऑडिटर को क्या करना है? रिव्यू करना है क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन, एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन को रिव्यू करना है जिसमें होता है ना ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग. ऐसा एक क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन आपको रिव्यू करना है. ठीक है. ये 4 तरीके से आप देखोगे कि आपको एविडेंस मिलेंगे कि जो परचेज क्वांटिटी है और प्राइस है वो रीजनेबल है या नहीं है व्हाइल अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स. क्वेश्चन नंबर 12 सितंबर 24 एग्जाम का क्वेश्चन है ये. ठीक है. Auditors can normally examine all the information available to them as it would be impracticable to do so, and using audit sampling will produce valid conclusions. Samples should be selected in such a manner that it is representative of the population from which the sample is being selected. ये तो बहुत जग जाहिर बात है, अगर आपने ऑडिट सैम्पलिंग का लेक्चर देखा होगा कि सैंपल शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड. जिस पॉपुलेशन में से आपने सैंपल उठाया है वो जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहना चाहिए. विच सैंपल सिलेक्शन मेथड इज यूज्ड इन द फॉलोइंग 2 केसेस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन देम ब्रीफली. बताइए नीचे के 2 केसेस में कौन सा सैंपल सिलेक्शन मेथड आप यूज करोगे. पहला, ऑडिटर डिवाइडेड द ट्रेड रिसीवेबल इन 3 ग्रुप्स, बैलेंसेस बिलो 20 lakhs, balances between 10 lakhs and 20 lakhs, balances below 10 lakhs. He selected different percentages of items from each group. उसने क्या किया? ट्रेड रिसीवेबल को बांट दिया. 20 लाख के ऊपर कितने हैं, 10 लाख से 20 लाख कितने हैं और 10 लाख के नीचे वाले कितने हैं, और तीनों में अलग अलग परसेंटेजेस उन्होंने अप्लाई कर दिए. सैंपल सिलेक्शन मेथड्स, इसमें हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड. Stratified sampling method involves dividing the whole population to be tested in a few separate groups called strata. Stratified sampling क्या बोलता है? पूरे population को पहले different groups में divide कर दो जिनका नाम रहेगा strata, and taking a sample from each item, each of them, हर एक strata में से sample निकालना है. Each stratum is treated as if it was a separate population. हर एक सैंपल जो आपने निकाला, हर एक जो ग्रुप्स डिवाइड करे, हम इनको मानते हैं कि ये अपने आप में एक सेपरेट पॉपुलेशन है. एंड प्रोपोर्शनेट ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम देम फ्रॉम ईच ऑफ दिस स्ट्रेटम. और इनमें से इन हर एक ग्रुप में से हम लोग, इन हर एक स्ट्रेटम में से हम लोग
प्रोपोर्शनेट आइटम सिलेक्ट करते हैं एज अ सैंपल। द नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू विच द होल पॉपुलेशन इज हैज टू बी डिवाइडेड इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर जजमेंट। अब कितने ग्रुप्स में आप पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे, ये ऑडिटर का जजमेंट है। इन द गिवन केस सो एंड सो सो एंड सो एंड सो, ठीक है। फिर आता है ब्लॉक सैंपलिंग। क्वेश्चन क्या था? ऑडिटर यूजेस द सैंपल ऑफ 50 consecutive checks to test whether the checks are signed by authorized signatory rather than picking 50 single checks throughout the year। उसने क्या किया? 50 consecutive checks, मतलब एक के बाद एक 50 चेक उसने ले लिए सीरियल नंबर से। मतलब सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर तक 50 के सारे चेक उसने ले लिए। उसने ऐसा नहीं किया कि कोई भी रैंडमली 50 उठाए, उसने एक के पीछे एक 50 लाइन से उठा लिया। मान लो 1 से लेकर 200 तक चेक है, तो पहले 50 उसने उठा लिया, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये होता है ब्लॉक सैंपलिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कंटिग्यूअस आइटम्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन। सेम आइटम के उसने ब्लॉक उठा लिए। यूजुअली अ रेंज ऑफ कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन, मतलब 1 से लेके 50 तक, शैल हैव अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। देयरफॉर सिलेक्शन ऑफ अ ग्रुप एट वन टाइम विल नॉट गिव रीजनेबल बेसिस for opinion on the overall population, as different types of transactions and unusual transactions may not be covered in the group taken all at once। वो बोलता है कि जनरली ये ब्लॉक सैंपलिंग का मेथड डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो जनरली सेम नेचर के होते हैं, और अगर आप सैंपल सारे एक के पीछे एक उठा लोगे तो पूरे पॉपुलेशन को वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। इन द गिवन केस ऑडिटर यूजेस द सैंपल ऑफ 50 consecutive चेक्स, ठीक है, रादर देन पिकिंग थ्रू आउट द, दिस इज द ब्लॉक सिलेक्शन मेथड, ठीक है। रेगुलर लेक्चर में बहुत डिटेल में ये चीज कवर करी हमने। क्वेश्चन नंबर 13, यू आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एनपी लिमिटेड। आप क्या हो? एनपी लिमिटेड के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। लुकिंग एट द ह्यूज साइज ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस, यू डायरेक्टेड योर टीम मेंबर्स टू यूज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। One of the team members, Mr. Q, wants to select samples based on his personal experience and knowledge as he is not aware of statistical sampling। एक आर्टिकल है वो बोलता है मेरे को statistical sampling तो आती नहीं, मैं अपने हिसाब से सैंपल निकाल लूंगा। You are required to explain, Mr. Q, why the use of statistical sampling method is more scientific and appropriate। आपको बताना है कि statistical sampling का मेथड ज्यादा scientific और appropriate क्यों होता है। Statistical sampling is an approach to the sampling that has the random selection of the sample units and the use of probability theory to evaluate sample results, including measurement of sampling risk characteristics। है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है? एक अप्रोच है सैम्पलिंग को लेके जिसमें हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं सैंपल यूनिट्स का और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करते हैं सैंपल के रिजल्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली रैंडम सिलेक्शन होता है। रैंडम नंबर टेबल से जो बोलता है, जैसा हाउसी है ना, जो निकला वो निकालो, रैंडम। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज मोर साइंटिफिक एंड एप्रोप्रिएट। क्यों है बताते हैं। ऑडिट टेस्टिंग डन थ्रू दिस अप्रोच इज मोर साइंटिफिक देन टेस्टिंग बेस्ड एंटायरली ऑन द ऑडिटर्स ओन जजमेंट। बोलता है ऑडिट टेस्टिंग जो आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग से करते हो ये ज्यादा साइंटिफिक है रादर देन सैम्पलिंग ऑन द बेसिस जो पूरे ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। बिकॉज क्योंकि इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होता है इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज इन वेरिंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पे यूज होता है, इसी के लिए इसको ज़्यादा साइंटिफिक कहा जाता है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादा साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं हम लोग अप्रोप्रिएट सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए वेराइंग सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। ये उसके ओन जजमेंट पे नहीं होता है, साइंटिफिक तरीके से होता है। और साइंटिफिक तरीके से क्यों होता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग? क्योंकि मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी आप यूज करते हो टू डिराइव द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द सैंपल। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग जो है उसका रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन है वेयर अ पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स। जहां पे कोई पॉपुलेशन है जिनमें बहुत सारे आइटम है सिमिलर नेचर के, ठीक है, वहां पे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बहुत बढ़िया काम करता है। एंड मोर इन द केस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कंप्लायंस टेस्टिंग, ठीक है। ऐसे ट्रांजैक्शंस में जहां पे आप कंप्लायंस टेस्टिंग चेक कर रहे हो वहां पे भी आप स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का यूज कर सकते हो। ट्रेड रिसीवेबल, कंफर्मेशन, पेरोल चेकिंग, वाउचिंग ऑफ इनवॉइसेस एंड पेटी कैश वाउचर्स, ये सब में स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बहुत काम आता है।
देयर इज नो पर्सनल बायस ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ऑडिटर का कोई पर्सनल बायस नहीं आता है, क्योंकि सब कुछ जो है हम मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप सैंपल्स निकाल रहे हो, रैंडम नंबर टेबल्स का यूज करके आप सैंपल निकाल रहे हो। सिंस इट इज साइंटिफिक, क्योंकि वो साइंटिफिक है, द रिजल्ट्स ऑफ सैंपल्स कैन बी इवेल्युएटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन द होल पॉपुलेशन इन अ मोर रिलायबल मैनर। सैंपल से जो रिजल्ट निकले हैं उसको आप ओवरऑल पॉपुलेशन पे एक ज्यादा रिलायबल मैनर में इवेल्युएट कर सकते हो। इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन विद ह्यूज ट्रांजैक्शंस, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज ऑलवेज रिकमेंडेड एज इट इज अनबायस्ड। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है वहां पे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जरूर रिकमेंड होती है, क्योंकि वो अनबायस्ड होती है एंड सैंपल जो सिलेक्टेड है वो दे आर नॉट जजमेंटल टू द ऑडिटर्स बायस, वो प्री जज्ड नहीं होते हैं। ये सब कारण है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि वो मोर साइंटिफिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन है, हम बार बार इसको पढ़ते हैं, नोट्स में भी 10 बार इसको हमने पढ़ चुके हैं। चलो अभी हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द मैनेजमेंट ऑफ डी लिमिटेड हैव एंगेज्ड एन एक्चुअरी एक्सपर्ट टू असर्टन एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ ग्रेच्युटी फॉर प्रोविजंस टू बी मेड इन अकाउंट्स। मैनेजमेंट ने क्या किया, बोले प्रोविजन, ग्रेच्युटी का प्रोविजन करते हमको नहीं आ रहा है, हम एक्चुअरी को अपॉइंट करेंगे और एक्चुअरी बताएगा कितना प्रोविजन हमें अकाउंट्स में करना है। एज एन ऑडिटर ऑफ डी लिमिटेड, आप ऑडिटर हो डी लिमिटेड के, यू प्लान टू यूज द रिपोर्ट ऑफ द सेड एक्सपर्ट एज ऑडिट एविडेंस फॉर असर्टनिंग अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ प्रोविजंस। आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली की रिपोर्ट को यूज करने वाले हो एविडेंस के तौर पे कि जो प्रोविजन का अमाउंट इन्होंने बनाया है वो बराबर है। एज एन ऑडिटर, व्हाट विल यू डू टू इवेल्युएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ एक्चुअली एक्सपर्ट। एक्चुअली एक्सपर्ट के काम की अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, सिंपल है, देखते हैं हम करेंगे। हम क्या देखेंगे उसमें, बहुत सिंपल चीज है। पहला कि वेदर द एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और इज एन आउटसाइड पार्टी। ठीक है, जो एक्सपर्ट है ये आउटसाइड पार्टी है या एंटिटी के अंदर का ही एक एम्प्लॉय है। ठीक है, होता है ना, एम्प्लॉय भी एक्चुअली इसको एज एन एम्प्लॉय रख रखा है, करेक्ट ना। तो क्या वो एम्प्लॉय है या फिर एक इंडिपेंडेंट आउटसाइड पार्टी है। ये जो एक्सपर्ट है ये इंडिपेंडेंट है क्या एंटिटी से, दैट मीन्स एंटिटी का, मतलब जो कंपनी का सीईओ है उसका चाचा भतीजा जो है वो एक्चुअली है और वो कंपनी को प्रोविजन बना के दे रहा है, ऐसा है क्या, राइट। ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट, अगर आपने कभी पहले इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के साथ में काम किया है तो आपका उसके साथ में क्या अनुभव है। होता है ना कि एक ही एक्चुअली 2-3 कंपनी के प्रोविजन बना रहा है और आपने मान लो कोई किसी दूसरी कंपनी के कंटेक्स्ट में उससे बात किया होगा, हो सकता है ना, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि उसका कैलिबर क्या है। यार पास्ट में ना इसकी बहुत गड़बड़ थी, इसके साथ में काम करना इज नॉट अ गुड चॉइस, राइट। तो आपका ओपिनियन क्या है, तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी उसके में है या नहीं, आईसीआई का मेंबरशिप नंबर, राइट, इंडस्ट्री एसोसिएशन में वो है या नहीं है। द ऑडिटर शुड ऑल्सो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, दैट वेदर द ऑडिटर हैज एक्सपर्टाइज टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट। क्या तुम्हारे पास में एक्सपर्टाइज है, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुमको उसका काम कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे पास में कोई एक्सपर्टाइज नहीं है एक्चुअलीज की फील्ड में। ठीक है, सो वेदर द ऑडिटर हैज एक्सपर्टाइज टू, तुम्हारे पास में खुद के पास में एक्सपर्टाइज है कि तुम उसका काम को चेक करो। इवेल्युएटिंग अजम्पशंस यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने जो भी अजम्पशंस मेथड यूज करे हैं उसको तुम इवेल्युएट करो। इवेल्युएटिंग द नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा यूज्ड बाय द एक्सपर्ट, ने जो इंटरनल डेटा यूज किया है, एक्सटर्नल डेटा यूज किया है, उसका आप इवेल्युएशन करो। तो ये बेसिकली आपको एग्जाम में क्वेश्चन सितंबर में आया था कि आपने एक्सपर्ट को आप यूज कर रहे हो, तो बताइए आप क्या क्या इवेल्युएट करोगे। तो कुछ भी नहीं करना है, आप बोलेंगे कि भाई ये एम्प्लॉयड है या नहीं है, या इंडिपेंडेंट पार्टी है, एंटिटी से इंडिपेंडेंट है या नहीं है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस उसको लेके क्या है, वो एक्सपर्ट का नॉलेज क्या है। उसके अलावा आप कुछ और उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि आपके पास में एक्सपर्टाइज है क्या, है ना। आप जो काम एक्सपर्ट ने किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको लेनी है कि आपके पास में एक्सपर्टाइज है उसके काम को वैलिडेट करने की, क्या अजम्पशंस उसने लिए डेटा बनाते वक्त, और इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा उसने क्या यूज किया है, अपना एक्चुअली ने इंटरनल डेटा या एक्सटर्नल डेटा क्या यूज किया है उसको आपको देखना है। ठीक है, अब बताए क्वेश्चन नंबर 15। जेड एंड एसोसिएट्स आर द ऑडिटर्स, ठीक है, एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, ये है उनका कुछ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। दे आर रीस्ट्रक्चरिंग देयर बिजनेस मॉडल्स विच आर ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी।
Since most of the operations of the company are automized, Z and associates are planning to do digital audit. ये अपन ने as it is example, as it is question पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हमने पढ़ा हुआ है कि ऑडिटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, डेटा एनालिटिक्स का यूज करेंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में हमने इसको कवर किया था शायद से। क्वेश्चन नंबर 16, एफजीएल FGL Limited is a company engaged in manufacturing and sale of ready-made garments. Ready-made garments को बनाते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Products manufactured by FGL cater to clothing requirements of men, women, kids section. Pearl and Associates चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इनके, ठीक है। Partner CA Pearl asked her audit assistant to go through the segment information disclosed and presented in the financial statements. Financial statements में जो segment information है उसको go through करना है। Assistant is new to the audit engagement and seeks her guidance on what is the key responsibility of the auditor in relation to segment information को लेके उसकी key responsibilities क्या है। तो क्या गाइड करेंगे आप उसको? What audit procedure should CA perform to ensure that methods used by management to present segment information are in accordance with AFRF? ठीक है, आप क्या प्रोसीजर यूज करेंगे? छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। As per SA 501, audit evidence specific consideration for selected items. The auditor shall obtain audit evidence regarding the presentation and disclosure of segment information. Segment information के presentation के लेके और डिस्क्लोजर को लेके ऑडिटर को जानकारी लेनी है कि वो AFRF के हिसाब से है क्या। कैसे लेगा? पहले ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है मेथड्स, की मैनेजमेंट ने क्या मेथड यूज किया है सेगमेंट इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए। सेगमेंट इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन यूज किया है, एंड परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, दूसरे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है जो भी आपको ठीक लगे। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी regarding the presentation and disclosure of segment information is in relation to the financial statements taken as a whole. Accordingly, the auditor is not required to perform audit procedures that would be necessary to express an opinion on the segment information presented on standalone basis. बोल रहे हैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन जो ओवरऑल एफएस लेवल पे प्रेजेंटेड है उसी को लेके ऑडिटर का जिम्मेदारी है, स्टैंडअलोन बेसिस पे आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। Further audit procedure performed by CA Pearl to ensure methods used by management to present segment information are in accordance with AFRF should include. अब जब उसको देखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रेजेंट करी है, डिस्क्लोज करी है, वो AFRF के हिसाब से है या नहीं है, ये देखने के लिए वो क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। सेल्स, ट्रांसफर्स एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट्स अमाउंट्स, ठीक है, वो देखिएगा कि सेल्स सेगमेंट्स में कैसे हुआ है, आपस में ट्रांसफर कैसे हुआ है, चार्जेस सेगमेंट्स के अंदर कैसे बटे हैं और एलिमिनेशंस कैसे हुए सेगमेंट्स के बीच में अमाउंट्स के। कंपैरिजन विद बजट्स, जो भी बजट अमाउंट एंटिटी के थे उससे कंपेयर करेगा, एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट अमॉन्ग सेगमेंट्स। जो एडमिन एसेट्स वगैरह होते हैं ना, आपने एडवांस अकाउंट्स में सेगमेंट रिपोर्टिंग को लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है तो आपको ये सब कुछ रिलेट हो रहा होगा। तो हमने उस एएस में पढ़ा है कि जो भी एडमिन एसेट्स होती है और कॉस्ट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेके नहीं है उनको हम सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं अलोकेशन। कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड्स एंड द एडिक्वेसी ऑफ द डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंसी। प्रायर पीरियड्स को कंपेयर करेंगे तो डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है वो भी आपको चेक करना है। तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को लेके ये क्वेश्चन था, ठीक है। इतना बहुत हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन जनवरी में इन्होंने पूछ लिया। अब मुझे लगता है जनवरी में पूछा तो चांसेस कम है कि आगे बहुत सारे क्वेश्चन हमें सेगमेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में। सुनीति, अब हम आ गए मॉडल टेस्ट पे। सुनीति एक सीएस स्टूडेंट है, इज पार्ट ऑफ एन एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ कंपनी टीम प्राइवेट लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू द ऑडिट प्रोग्राम शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग परचेजेस एंड पीपीई आइटम्स appearing in the books of accounts from records of the company. Besides, she has also been entrusted responsibility to obtain written representation from management regarding carrying out of physical verification of inventory during the year. उसको क्या लेना है? मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है कि साल में मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है या नहीं किया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अवर वर्क शी फाइंड्स दैट, वो उसको मालूम पड़ता है कि वन परचेज बिल अमाउंटिंग टू ₹5 lakhs pertaining to Team Industries has been entered in the books of Team Private Limited. टीम इंडस्ट्रीज का एक बिल है जो टीम प्राइवेट लिमिटेड में एंटर किया है गलती से।
ठीक है। उसके बाद में द मैनेजमेंट has refused to provide written representation relating to physical verification of inventories during the year. मैनेजमेंट ने बोला हम कोई WR प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके. She has brought it to the knowledge of engagement partner who has decided to use lack of such representation as audit evidence. ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला, पार्टनर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने को नहीं मिला तो हम इसको ही एविडेंस बना लेंगे कि मैनेजमेंट ने हमें WR नहीं दिया. डिस्कस वेदर ईच ऑफ द अबव कॉन्स्टिट्यूट्स ऑडिट एविडेंस, स्टेट रीजनिंग फॉर योर आंसर. बताइए ये दोनों में दोनों की दोनों एविडेंस है, ऑडिट एविडेंस माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे. ऑडिट एविडेंस कंप्राइजेस बोथ इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स मैनेजमेंट्स असर्शंस एंड एनी इंफॉर्मेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स. बोलता है एविडेंस दोनों होते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के असर्शन को सपोर्ट कर रही है और ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रही है. Purchase bill of 5 lakhs pertaining to Team Industries has been entered in the books of Team Private Limited. Therefore, it is contradicting management's assertions relating to occurrence of such purchases. Hence, it constitutes audit evidence. ठीक है, मैनेजमेंट जब परचेज का फिगर पीएनएल में लिख रहा है तो मैनेजमेंट एक असर्शन कर रहा है कि जितने भी परचेजेस हमने पीएनएल में लिखे हैं ये सब ऑकर हुए हैं, ये सब एक्चुअली ऑकर हुए हैं, लेकिन क्योंकि किसी और इंडस्ट्री का बिल आपने अपनी बुक्स में लगा लिया, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर 5 लाख का आइटम कभी ऑकर हुआ ही नहीं था, तो ये ऑडिट एविडेंस जरूर हमारे लिए बन जाएगा. फर्दर द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द ऑडिटर एंड देयरफॉर आल्सो कंसीडर्ड ऑडिट एविडेंस. इन द गिवन केस मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया कि हम नहीं देंगे WR, देयरफॉर एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको ऑडिट एविडेंस कहा जाएगा. यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 पूरा होता है. क्वेश्चन नंबर 18, CAZ is appointed as statutory auditor of Beta Private Limited for the year 2023-24. There exists an internal audit function in the company headed by its chief internal auditor. CAK valuation of trade receivables of the company is assessed as area of higher risk by statutory auditor. ऑडिटर का मानना है कि ट्रेड रिसीवेबल की जो एरिया है वो बहुत हाई रिस्क एरिया है इस पर्टिकुलर कंपनी में. He wants to take direct assistance of the chief, discuss along with reasons whether it would be proper for statutory auditor to do. Assign checking of accuracy of aging of trade receivable to chief internal auditor. हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा है आई थिंक आरटीपी में कि कौन से एरियाज में आप डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर का नहीं ले सकते. ठीक है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि बताइए ट्रेड रिसीवेबल जिसमें ऑलरेडी हमको पता है कि ROMM के चांसेस हाई है, ठीक है, वहां पे आप क्या उस काम को आप इंटरनल ऑडिटर को दे सकते हो कि ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग की एक्यूरेसी चेक कर ले. उसके अलावा असाइन इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग के ऊपर जो प्रोविजन मैनेजमेंट ने बनाया है वो एडिक्वेट है या नहीं है, ये भी आप बोल रहे हो इंटरनल ऑडिटर को कि तू चेक कर ले. तो ये क्वेश्चन उसी बेसिस पे होगा. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि कुछ एरियाज है जहां पे शेल नॉट यूज, उन्होंने यूज नहीं करना चाहिए, और उनमें से एक एरिया है जिस एरिया में हाई ROMM होता है वहां पे आप डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं कर सकते. इसी के लिए यहाँ पे होगा कि गलत है, ये चीज नहीं कर सकता. ठीक है, in the given situation valuation of trade receivable is assigned as an area of high risk by a statutory auditor. So judgment required in checking of accuracy of aging of trade receivable is limited. Therefore external auditor can assign the checking of the accuracy of the aging to chief internal auditor providing direct assistance as it involves limited judgment. However, because the evaluation of adequacy of provision based on the aging would involve more than limited judgment. क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि वैल्यूएशन को लेके ट्रेड रिसीवेबल का जो वैल्यूएशन असर्शन है ना वहां पे रिस्क ज्यादा है. तो प्रोविजन तो क्या है, प्रोविजन इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन. तो जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है वहां जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होगा, और जहां ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे आप DA नहीं ले सकते, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते. लेकिन वो बोल रहा है कि एजिंग करने में जजमेंट लिमिटेड है क्योंकि एजिंग में वैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं है, और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है वैल्यूएशन. समझा? तो एक चीज के लिए आप DA ले सकते हो, इसके लिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन इन्वॉल्व है. अब मान लो ये वैल्यूएशन वर्ड नहीं होता तो दोनों केस में आप नहीं ले सकते क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल के सारे असर्शंस जो ट्रेड रिसीवेबल से जुड़े हैं वो हाई रिस्क में आ जाते हैं और हर एक असर्शन में जजमेंट आ ज्यादा हो जाएगा और वहां आप इंटरनल ऑडिटर का यूज नहीं कर सकते. क्लियर है? ठीक है. इन एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, in the case of inventories, the current period's audit procedures on the closing inventory balance provide little audit evidence regarding inventory on hand at the beginning of the period. Therefore, in such a case, additional audit procedure become necessary so that the auditor may obtain audit evidence. Discuss those additional procedures. Basically वो बोल रहा है कि बताइए as per SA 510 आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे. ठीक है,
इन एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इन द केस ऑफ इन्वेंट्रीज करंट पीरियड्स ऑडिट प्रोसीजर्स, इस साल जो आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाया है क्लोजिंग इन्वेंट्री पे, उससे आपको ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में कुछ खास एविडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्रोवाइड लिटिल ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, देयरफॉर इसी के लिए एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर मे बी नेसेसरी एंड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग may provide sufficient appropriate audit evidence। नीचे दिए गए एक या उससे ज्यादा आपको ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग इन्वेंट्री। पहला, ऑब्जर्विंग अ करंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड रिकंसाइलिंग इट टू द ओपनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटीज। आप क्या करिए, करंट पीरियड का फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑब्जर्व कर लीजिए और उसके उस वो होने के बाद में आप एक रिकंसिलेशन प्रिपेयर कर लीजिए कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, ठीक है। रिकंसाइलिंग इट टू द ओपनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटीज। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स, ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स के वैल्यूएशन के ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लीजिए। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ, ग्रॉस प्रॉफिट और कट ऑफ के ऊपर आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लीजिए, ठीक है। ये तीन चीजें करने से आपको इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हो जाएगा। ये अपने डिटेल में बार बार अपने रेगुलर लेक्चर में लर्न किया होगा, अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री के केस में आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या लगाओगे, तो हम लिखेंगे कि करंट फिजिकल इन्वेंट्री का जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट है उसको ऑब्जर्व कर लूंगा और ओपनिंग इन्वेंट्री से उसको रिकंसाइल कर लूंगा। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के ऊपर और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट और कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, CAX is contemplating the use of negative confirmation request as the sole substantive audit procedure to verify certain account payables balances reflected in the financial statements of the company. Which conditions need to be met to use negative confirmation request as stated above? Additionally, CAX is of the view that negative confirmations provide same level of persuasive audit evidence as in the case of positive confirmation. Do you agree with this point? ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे। पहला कि क्या कंडीशंस मेट होनी चाहिए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज करने के पहले, क्या कंडीशंस फुलफिल हो जानी चाहिए तभी आप नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर सकते हो। दूसरा वो बोल रहा है कि नेगेटिव कंफर्मेशन और पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दोनों भी सेम अमाउंट ऑफ ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपको बताना है तो ये सही है या नहीं है, देखते हैं। इन अकॉर्डेंस विद SA 505 द ऑडिटर शैल नॉट यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज द सोल सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस एंड असेस्ड ROMM। कोई भी ROMM को एड्रेस करने के लिए, मतलब कोई भी रिस्क को एड्रेस करने के लिए आप जब प्रोसीजर लगा रहे हो तो सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अपने आप में काफी नहीं होगा, उसको आप एज अ सोल सब्सटेंसिव प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते, उसके साथ में आपको और भी तरह तरह के प्रोसीजर यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन इसको आप एज अ सोल सब्सटेंसिव प्रोसीजर यूज कर सकोगे अगर नीचे दिए गए कंडीशन प्रेजेंट है तो। पहला, द ऑडिटर हैज असेस्ड द ROMM एज लो। आप बोलते हो कि यार रिस्क सर बहुत कम इन्वॉल्व है, मतलब छोटा आइटम है यार, चिंदी आइटम है, ठीक है। एंड हैज ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू असेसन। तो आप बोलते हो कि सर ROMM जो इन्वॉल्व है ना इस पर्टिकुलर आइटम में वो लो है और जो इस आइटम के ऊपर लगे हुए कंट्रोल्स है वो बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सिर्फ अकेले यूज करोगे तो भी चलेगा। द पॉपुलेशन ऑफ आइटम्स सब्जेक्ट टू नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर्स comprises a large number of small homogeneous account balances, transactions और condition। जिस पॉपुलेशन पे आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लगा रहे हो वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा छोटे छोटे अमाउंट्स का पॉपुलेशन है, 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए 10 यूपीआई ट्रांजेक्शन, करेक्ट है। तो इसमें आप नेगेटिव, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन का आप पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से आपको एविडेंस मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि आपको सब लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज करके आप एक लार्ज बंच ऑफ स्मॉल आइटम्स, होमोजेनस मतलब सिमिलर आइटम्स का अकाउंट बैलेंसेस का आप चेकिंग कर सकते हो और वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। और तीसरा कि आपको बहुत कम एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड है कि भैया मेजरली सारी इंफॉर्मेशन राइट ही निकलने वाली है, कोई हमें नेगेटिव कंफर्मेशन का एक्सेप्शन देगा नहीं। कोई भी आदमी हमको ये कंफर्म ऐसा नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब क्या कि आपको तभी कंफर्म करना है जब आप बोलते हो कि जो रिक्वेस्ट में लिखी हुई इंफॉर्मेशन है वो गलत है, तभी आप रिप्लाई करते हो ऑडिटर को, है ना। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में उसको रिप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में वो तभी रिप्लाई करेगा जब ही इज नॉट एग्रीइंग विद द इंफॉर्मेशन। तो बोल रहा है कि आपको बहुत कम एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड है,
तो फिर उस केस में आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो। एंड ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेज या कंडीशन दैट वुड कॉज रेसिपिएंट्स ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। और आपके पास में कोई ऐसे कंडीशंस आपको ध्यान में नहीं है या सर्कमस्टेंसेज ध्यान में नहीं है कि आप ये बोल दो कि जिसको हम ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो इस रिक्वेस्ट को लेगा, फाड़ेगा और डब्बे में फेंक देगा। ऐसा कोई सर्कमस्टेंस आपके दिमाग में नहीं है ना? अगर आपके दिमाग में है कि भैया इस आदमी को रिक्वेस्ट भेजोगे ना, ये पक्का उसको इग्नोर करने वाला है, तो डेफिनेटली आप उसको नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे। लेकिन आपको ऐसा कुछ कंडीशन पता ही नहीं है कि भैया ये इसको सीरियसली नहीं लेने वाला है, ऐसा आपको नहीं लगता, तो फिर आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो। ये चारों पॉइंट अगर रहे तो ही यू कैन यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब अगली बात, the failure to receive a response to a negative confirmation request does not explicitly indicate received by the intended confirming party of the confirmation request। अब मान लो आपको कोई वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो नॉर्मली अपन क्या समझते हैं, दैट मीन्स ही इज एग्रीइंग विद द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रिक्वेस्ट। करेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है ना। मान लो उसको रिक्वेस्ट पहुंची ही नहीं, मेल बीच में ही ब्लॉक हो गया, या फिजिकली आपने खत लिखा था वो खत बीच में ही जो है मिसप्लेस हो गया, तो भी आप क्या समझोगे, दैट ही इज एग्रीइंग। तुम्हारी चुप्पी में हमारी हाँ है, वैसी वाली बात हो गई वो। ठीक है, अकॉर्डिंगली अ फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस दैट डज अ रिस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन। इसी के लिए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से जो हमको एविडेंस मिलता है वो उतना परसुएसिव नहीं होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो हमको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसको इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. During the audit of a company, CSZ is using a software to select samples pertaining to sales records of the company. कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड में से सैंपल निकालने के लिए वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। While performing this process, a window opens in software prompting the user to enter certain information. CSZ is in the process of entering information in this regard as given under. सिलेक्शन इंटरवल को क्वेश्चन मार्क है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू सिलेक्ट 100 रिकॉर्ड सिलेक्ट करने हैं। स्टार्टिंग रिकॉर्ड नंबर टू सिलेक्ट इज 1, एंडिंग रिकॉर्ड नंबर टू सिलेक्ट इज 1000। फाइल नेम का है सेल्स है फाइल का नाम। गोइंग थ्रू द अबव फील्ड्स, व्हिच मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज लाइकली बीइंग यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर में कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज हो रही है पहले वो बताओ। डिस्कस व्हिच फोरमोस्ट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द ऑडिटर फॉर सिलेक्टिंग सैंपल्स इन सच अ मैनर। ये मैनर में सैंपल सिलेक्ट करते वक्त क्या कंसिडरेशन आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए। एडिशनली पार्टनर ऑफ CSZ सजेस्टेड हिम टू सिलेक्ट द फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइसेस फ्रॉम द सेल्स बुक ऑफ द लास्ट मंथ। विच मेथड ऑफ सैम्पलिंग पार्टनर सजेस्ट कर रहा है वो बता दो। सिंपल है, हमने पहली पढ़ा एक हमने पढ़ा है ब्लॉक सैम्पलिंग। तो यहाँ देखो इसने ब्लॉक सैम्पलिंग की बात करी है, हमने आरटीपी में ये पॉइंट पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग के जो 200 है इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि वो सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे। और ये जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है इंटरवल सैम्पलिंग की या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की। It is a selection method in which the number of sampling units in the population is divided by the sample size to give a sampling interval। ठीक है, जितना भी टोटल पॉपुलेशन है उसको सैंपल साइज से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि एक सैम्पलिंग इंटरवल मिल जाए। सैम्पलिंग इंटरवल इज इक्वल टू सैम्पलिंग यूनिट्स इन पॉपुलेशन साइज दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 100। ये देखो हमने ऊपर देखा 1000 है और एक इसमें कितने सिलेक्शन है 100, मतलब 10 सैम्पलिंग इंटरवल हो गए। सैम्पलिंग इंटरवल 10, रिकॉर्ड सिलेक्टेड 100। ठीक है, सॉफ्टवेयर वुड पीक एवरी 10th रिकॉर्ड फ्रॉम 1 to 1000। ठीक है, और एवरी 10th लेगा तो वो 100 रिकॉर्ड्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, समझा। When using this method, the auditor would need to determine that the sampling units within the population are not structured in such a way that the sampling interval corresponds with a particular pattern in the population। वो बोल रहा है कि जितने भी यूनिट्स पॉपुलेशन में वो सब मिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सैम्पलिंग इंटरवल है मतलब हर 10 के बाद में नेक्स्ट 10 नेक्स्ट 10 नेक्स्ट 10 ये सब जो है वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगो है, तो फिर हमारा सैम्पलिंग फेल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। CAM ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज प्लान टू यूज substantive analytical procedures during course of audit. In this regard, he decided to use such procedures in the following areas: for testing relationship between sales and cost of sales। सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच में रिलेशनशिप टेस्ट करने के लिए वो सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल करने वाला है। फॉर टेस्टिंग राइट्स ओवर सर्टन एसेट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस। अकाउंट बैलेंसेस में कुछ जो एसेट्स है उनमें से किसी एसेट्स के राइट्स को चेक करने के लिए वो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना है। कमेंट अपॉन हिज अप्रोच अलॉन्ग विद रीजंस। ठीक है, कि उसका अप्रोच बराबर है क्या।
पहला, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर more appropriate when an account balance between the or relationships between the items of data are predictable. सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर कब यूजफुल होगी? जब अकाउंट बैलेंसेस में या फिर आइटम्स की रिलेशनशिप में जो डेटा है वो प्रेडिक्टेबल है ना, वो प्रेडिक्टेबल है। जैसे कि कॉस्ट और सेल्स ये दोनों आपस में प्रेडिक्टेबल है कि अगर ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेल्स रहेगा तो अकॉर्डिंगली सेल्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपने मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड किया तो अकॉर्डिंगली रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। A predictable relationship is one that may reasonably be expected to exist and continue over time. एक प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप वो होता है जो हम बोलते हैं कि सालों साल ये रिलेशनशिप को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट टू सेल्स ये हम लोग सालों साल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन द गिवन केस, इस केस में CAM जो है ना, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज प्लान टू यूज सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। CAM ने क्या किया? बोलता है मैं सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करूंगा फॉर टेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, हेंस ऑडिटर्स अप्रोच इज अप्रोप्रिएट इन दिस केस। तो ऑडिटर का अप्रोच बराबर है क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल है। यूजिंग सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ असर्शन। आप किस असर्शन को चेक कर रहे हो, कौन से नेचर ऑफ असर्शन को चेक कर रहे हो, उससे भी डिटरमाइन होता है कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। Substantive analytical procedure may be more effective in providing evidence for some assertions. कुछ assertion के लिए evidence provide करने में substantive analytical procedure बहुत useful रहेगा। पहला completeness, दूसरा valuation, ठीक है। Then for others जैसे rights and obligation, rights and obligation में सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर काम नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी चीज की, अब ये फोन पे मेरा राइट है कि नहीं है मैं कैसे चेक करूंगा? इसका इनवॉइस चेक करूंगा। इसमें मैं एनालिटिकल प्रोसीजर ला के कोई सेंस नहीं है। In the given case, CAM has planned to use substantial analytical procedure for testing rights over certain assets. Such procedures are likely to be less effective in this case. तो इस केस में substantial analytical procedure less effective रहेगा। CA शुभम, वाह भाई मेरा नाम आ गया। CA शुभम, ऑडिटर ऑफ सिग्मा लिमिटेड, इज परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स यूजिंग ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर लगाते वक्त he observed deviations in compliance with management's prescribed procedures for sales transactions of small value product at one location during test of controls. उसने देखा कि मैनेजमेंट ने जो तरीका बताया है उस तरीके से डेविएट होके एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट ने जो बोला उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। Additionally, misstatements were identified in the sample related to this small value sales transaction during test of details. तो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में देखा कि लोग वहां पे मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल लगाया है उसको डेविएट कर रहे हैं, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपने ये देख लिया कि जो लोग हैं ये जो पर्टिकुलर स्मॉल वैल्यू सेल्स ट्रांजैक्शंस के आइटम्स थे, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट भी आपको मिले हैं। हाउ शुड ही प्रोसीड टू एनालाइज द नेचर एंड कॉज ऑफ द डेविएशन? बताइए वो नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन कैसे एनालाइज करेगा, एंड मिस स्टेटमेंट जो उसको ऑब्जर्व हुए हैं इनके सैंपल रिजल्ट्स वो कैसे चेक करेगा। In the given case, while performing test of details perform करते वक्त on a sample in respect of sales, misstatements have been found by CA Shubham in selected sample pertaining to the sales transaction of small values. ठीक है, this indicates observance of deviations and misstatements while performing test of controls and test of details. ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते वक्त आपने डेविएशंस देखे, जो एक्चुअल कंट्रोल्स है उससे डेविएट कर रहे हैं कंट्रोल्स, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या मिले? मिसस्टेटमेंट मिले। As per SA 530 audit sampling, in analyzing the deviations and misstatements identified, the auditor may observe that many have a common feature. ऑडिटर को अगर दिखता है कि इनमें कॉमन फीचर है, फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन और पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में कॉमन फीचर है कि इस तरीके के मिसस्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इन सच सर्कमस्टेंसेस, अगर ऐसा है, auditor may decide to identify all items in the population that possesses the common feature. पॉपुलेशन में जितने भी ऐसे आइटम्स है जिनमें ये कॉमन फीचर है, वो सब आइटम्स को ऑडिटर क्या करेगा, उसको चेक करने के लिए ले लेगा। ठीक है, ऑडिटर में डिसाइड टू आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई करेगा कि ऐसे कौन से आइटम है जिनमें सब में सेम कॉमन फीचर है, एंड एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा उन आइटम्स के ऊपर। इन एडिशन, सच डेविएशंस या मिसस्टेटमेंट्स में बी इंटेंशनल एंड मे इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ठीक है, पर आपको ये भी मालूम पड़ सकता है कि ये इंटेंशनल है और इनमें पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड जरूर है। Therefore, auditor shall investigate the nature of and cause of any deviation
or misstatement identified and evaluate their possible effect on the purpose of audit procedure and on other areas of audit. आप तो डेफिनेटली ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये जो डेविएशन हुए हैं, ये जो मिसस्टेटमेंट हुए हैं, इनका नेचर क्या है, इनका कॉज क्या है और इनका पॉसिबल इफेक्ट क्या है ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर. In the extremely rare circumstances when the auditor considers a misstatement or deviation discovered in a sample to be an anomaly, अगर उसको लगता है कि ये जो डेविएशन हुआ है, ये जो मिसस्टेटमेंट हुआ है, ये एनोमली है. एनोमली मतलब एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस में होता है, वैसी वाली चीज. द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट सच मिसस्टेटमेंट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. और उसने देख लेना चाहिए कि ये जो मिसस्टेटमेंट हुआ है, जिसको हम लोग एनोमली बोल रहे हैं कि ये नॉर्मली नहीं होता है, उसको एकदम हाईएस्ट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लेनी चाहिए कि बाकी कोई भी आइटम्स में पॉपुलेशन में इस तरीके का मिसस्टेटमेंट नहीं है. The auditor shall obtain this degree of certainty by performing additional audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence that misstatement does not affect the remainder of the population. और इसके लिए उसको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए ये देखने के लिए कि इस तरीके के जो मिसस्टेटमेंट है कि दूसरे रिमेनिंग पॉपुलेशन में इस तरीके के मिसस्टेटमेंट हमको नहीं मिलने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 24. CA सृष्टि while auditing KSM Private Limited for the first time utilize software to analyze financial data, comparing amounts recorded in the financial statements for the current audit year with the preceding 2 years. Her objective was to evaluate the ROMM, identify the type of audit procedure performed by the CA Srishti in the given case, discuss its relevance and explain whether an auditor's opinion can solely rely on such procedure. बताइए उसने कौन सा प्रोसीजर लगाया है. यहाँ पे कंपेयरिंग अमाउंट्स आ गया, मतलब उसने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया है. इन द गिवन केस CA सृष्टि is performing analytical procedure. Analytical procedures performed as RAP may identify aspects of entity of which the auditor was unaware. अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर को RAP के स्टेज पे लगाते हो, एज एन RAP लगाते हो, तो आपको ऐसे एस्पेक्ट्स मिल सकते हैं एंटिटी के जो आप अनअवेयर थे, आपको पता ही नहीं थे. It may assist in assessing the ROMM in order to provide a basis for designing and implementing responses to the assessed risk. और आपको ROMM आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी. Analytical procedure performed as RAP may include both financial and non-financial information. Analytical procedure जो आपने RAP के तौर पे परफॉर्म करी है, उसमें फाइनेंशियल डेटा भी होगा और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगी. Analytical procedure may help identify existence of unusual transactions or events and amounts, ratios, ट्रेंड्स दैट माइट इंडिकेट मैटर्स दैट हैव ऑडिट इम्प्लीकेशंस. एनालिटिकल प्रोसीजर से ऐसा हो सकता है कि आपको अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस का एग्जिस्टेंस मिले कि कौन से ट्रांजेक्शन अनयूजुअल्स है, रेशियो क्या है, ट्रेंड क्या है, एटसेट्रा. ये सब आपको एनालिटिकल प्रोसीजर से हेल्प होता है. अनयूजुअल ट्रांजेक्शन या फिर रिलेशनशिप्स दैट आर आइडेंटिफाइड मे असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग ROMM, स्पेशली ROMM ड्यू टू फ्रॉड. और ये जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन आपको मालूम पड़े हैं बिकॉज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, इससे आपको हेल्प होगा ROMM आइडेंटिफाई करने में. Risk assessment procedures are a basis for the identification and assessment of ROMM at the financial statement level and assertion level. RAP by themselves, however, do not provide sufficient audit evidence on which to base the audit opinion. RAP क्या है? RAP में आप ROMM निकालते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे. ये हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा है. चैप्टर नंबर 2 में इसका बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया है. चैप्टर नंबर 3 में हमने इसको देखा है. ठीक है. सो RAP क्या होता है? आप RAP से आप क्या करते हो? ROMM आइडेंटिफाई करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कितना रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का और असर्शन लेवल पे कितना रिस्क है. लेकिन RAP अपने आप में ऑडिट एविडेंस नहीं होते हैं, अपने आप में एक बेस फॉर्म नहीं करते हैं ऑडिट ओपिनियन देने का. RAP के बाद में आप FEP लगाते हो, है ना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाते हो, तब जाके आप ऑडिट ओपिनियन फॉर्म कर पाते हो. दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑडिटर्स ओपिनियन कैन नॉट बी सोलली बेस्ड अपॉन सच प्रोसीजर्स. और इन प्रोसीजर्स के ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन सोलली बेस्ड नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 25. द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स. ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी उसके सोर्स के ऊपर डिपेंड होती है, नेचर के ऊपर डिपेंड होती है, एंड सर्कमस्टेंस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड, इंक्लूडिंग द कंट्रोल्स ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस. Although exceptions may exist, few generalizations can be made about the reliability of audit evidence. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑडिट एविडेंस को लेके कुछ जनरलाइजेशंस क्या है, कुछ जनरल सेइंग क्या है वो बताइए. Considering about discuss such generalizations that can be made about the reliability of audit evidence. While recognizing that exceptions may exist, the following generalizations can be made about the reliability of audit evidence. अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये. The reliability of audit evidence is increased
ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी, जब वो एंटिटी के बाहर से इंडिपेंडेंट सोर्सेज से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस that is generated internally is increased when the related controls, including those over its preparation and maintenance imposed by the entity, are effective. ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब वो अगर इंटरनली जनरेटेड है, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है उसके ऊपर जो कंट्रोल लगे हुए हैं वो कंट्रोल बहुत इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट इज जनरेटेड इंटरनली is increased when the related controls, including those over its preparation and maintenance imposed by the entity, are effective. ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, अगर कोई एविडेंस ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहा है तो वो ज्यादा रिलायबल रहेगा रादर देन इनडायरेक्टली ऑब्टेन कर रहा है। ऑडिट एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में अगर ऑडिट एविडेंस है तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा रादर देन ओरली। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट एविडेंस जो आप ऑब्टेन करते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तौर पे वो ज्यादा रिलायबल रहेगा देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज फोटोकॉपीज। जेरोक्स के अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज्यादा रेलेवेंट रहेगा, ठीक है। दैट हैव बीन फिल्म्ड, डिजिटाइज्ड और अदरवाइज ट्रांसफॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बिकॉज इन दिस केसेस द रिलायबिलिटी ऑफ विच में डिपेंड ऑन द कंट्रोल्स ओवर देयर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस। क्योंकि फोटोकॉपीज के ऊपर प्रॉब्लम क्या आएगा कि उनकी रिलायबिलिटी डिपेंड करेगी कि उनका प्रिपरेशन और मेंटेनेंस के ऊपर कंट्रोल क्या है, ठीक है। डन, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 25। फिर क्वेश्चन नंबर 26, सीए ऋषि इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एयर लिमिटेड। क्या है, एयर लिमिटेड का ऑडिटर वो अपॉइंटेड है, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2024. ड्यूरिंग द ऑडिट ही ऑब्जर्व्ड दैट company's books of accounts reflect a significant number of trade payables and receivables as on the balance sheet date. To verify the accuracy of trade receivables, CA Rishi decided to send confirmation request to some of the trade receivables. उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स को confirmation request भेजूंगा। However, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि तुम मत भेजो। हाउ शुड द ऑडिटर प्रोसीड इन द गिवन? हमने ये ऑलरेडी क्वेश्चन ऊपर पढ़ रखा है कि मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज करता है तो देखिए आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर पाते हो क्या। ऐसे 505, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, द ऑडिटर शैल इंक्वायर एज टू द मैनेजमेंट्स रीजन फॉर रिफ्यूजल। क्यों रिफ्यूज कर रहा है पहले वो समझो, एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। मैनेजमेंट ने जो भी कारण दिया है कि इस कारण से मैं आपको मना कर रहा हूं कि आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत लीजिए, वो कारण की वैलिडिटी और रीजनेबलनेस चेक करिए। इवेल्युएट implications of management's refusal on the auditor's assessment of the relevant ROMM, including the risk of fraud and on the nature and timing and extent of other audit procedure. अब आपने सपने में भी सोचा नहीं था कि मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देगा, अब सडनली मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। अब आप इसका इंप्लीकेशन देखो पूरे ऑडिट पे क्या होता है, आपने जो आरओएमएम का असेसमेंट किया उस पे क्या इंप्लीकेशंस होगा, उसके अलावा रिस्क ऑफ फ्रॉड कितना बढ़ जाता है, उसके अलावा जो दूसरे ऑडिट प्रोसीजर आपने प्लान कर रखे हैं उनका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट किस तरीके से आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था कि मैनेजमेंट आपको कोई चीज के लिए मना कर देगा। मतलब आपने उस मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को यहां रखा था लेकिन धड़ाम से वो नीचे गिर गई है। और तीसरा, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो क्या टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस। If the auditor concludes that management's refusal to allow the auditor to send confirmation request is unreasonable, है ना, मतलब वो बोल रहा है कि भाई इन्होंने हमको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था, उनके पास में कोई वैलिड रीजन उसका नहीं है, और द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, मतलब वो दूसरे प्रोसीजर ला के उसको एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करना है, शैल कम्युनिकेट विद TCWG इन अकॉर्डिंग विद SA 260 कम्युनिकेशन विद TCWG। तो SA 260 के हिसाब से वो कम्युनिकेट कर देगा कि भैया हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये हमको अलाउ नहीं कर रहे। उसके अलावा आप 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे आपको एविडेंस मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है जो भी आपको देना है आप उसको दे सकते हो। थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे अच्छे से खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज है। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7, ये 5 चैप्टर्स है जिनका बहुत वेटेज है एग्जाम में इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बैंक रिवीजन सीरीज से आपके एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक तो हम अच्छे से करा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।